नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात तौकते बहुत गंभीर चक्रवात में बदल जाएगा। भारत के प्रवासी नागरिक मार्च में जारी अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पारदर्शिता को उद्धृत करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय में मामलों के सीधे प्रसारण पर विचार किया जाना चाहिए। और नासा के ओसिरिस रेक्स ने क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी पर वापस आने के लिए 2 वर्ष की लंबी यात्रा आरंभ की। और अब खबरें विस्तार से। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात तौकते बहुत गंभीर चक्रवात में बदल जाएगा। ये अरब सागर और लक्षद्वीप के ऊपर निर्मित होने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसे म्यांमार द्वारा चक्रवात तौकते नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है गेको। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी तूफान होते हैं। ये गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह, कोरिलस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में लघु परिवर्तन और पहले से मौजूद दुर्बल निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण तथा समुद्र तल प्रणाली के ऊपर उच्च विचलन। समुद्र की सतह के शीत तापमान के कारण अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में ऐसे चक्रवातों की संभावना कम होती है। हालांकि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण अरब सागर में भी अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान यानी एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम्स ESCS की घटनाओं में वृद्धि होने लगी है। एक उष्ण महासागर में अधिक चक्रवात नहीं होता है, लेकिन यदि चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो वे गर्म समुद्र के कारण अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। किसी महासागर में चक्रवातों की संख्या परिसंचरण प्रारूपों के अस्तित्व पर निर्भर करती है, जो प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। भारत के प्रवासी नागरिक मार्च में जारी अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार पत्रकारों और शोधकर्ताओं जैसे भारत के प्रवासी नागरिक OCI पेशेवरों को भारत में अपनी गतिविधियों के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। अधिसूचना के साथ समस्याएं ये हैं कि ये भारत में अधिवासित OCIs की तुलना विदेशी नागरिकों से करता है। अनिवासी भारतीय कोटे के तहत अत्यधिक उच्च शुल्क कई OCIs द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिवासित OCI छात्र भारत के साथ साथ अपनी नागरिकता वाले देश में भी अधिवास की स्थिति से वंचित हैं। आइए अब आपको बताते हैं NRI और OCI के बारे में। दरअसल NRI वे भारतीय नागरिक हैं जो सामान्य तौर पर भारत से बाहर निवास करता है और एक भारतीय पासपोर्ट धारक है। वहीं OCI भारत के प्रवासी नागरिक हैं। ये नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति हैं। OCIs भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पास विदेशी पासपोर्ट होते हैं। NRIs को सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अधीन भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त हैं। वहीं OCIs किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने के लिए बहुप्रवेश आजीवन वीजा प्राप्त कर सकते हैं। OCIs भारत में कितनी भी अवधि तक रह सकते हैं, इसके लिए पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है। NRIs के साथ इनकी समानता ये है कि ये वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध प्रत्येक सुविधा में समानता, लेकिन कृषि और बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को इससे अलग रखा गया है। भारतीय बच्चों को गोद या दत्तक लेने की अंतर्देशीय सुविधा प्राप्त होगी। संबंधित कानूनों के प्रावधानों का पालन करते हुए कई व्यवसाय करने की सुविधा प्राप्त होगी, जैसे चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशों को OCIs अपना सकते हैं। OCIs देश में किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक स्थल और संग्रहालय के दर्शन के क्रम में घरेलू यात्रा और प्रवेश शुल्क और विमान शुल्क को लेकर भारतीय नागरिकों के समान सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि NRI और OCI भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। NRI व्यक्ति भारतीय नागरिक ही होता है।
जबकि ओसीआई नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 वर्ष के लिए ओसीआई के रूप में पंजीकृत व्यक्ति और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीने तक भारत में रहने वाला व्यक्ति नागरिकता के लिए पात्र है। अगली खबर न्यायालय से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पारदर्शिता को उद्धृत करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय में मामलों के सीधे प्रसारण पर विचार किया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च होने पर अपने संबोधन में ये टिप्पणी की। ये एप्लीकेशन पत्रकारों को न्यायालय की वर्चुअल कार्रवाइयों तक पहुंच स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। सीजेआई ने कहा कि खुले न्यायालय न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ाने में सहायता करते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय जैसे कुछ न्यायालयों में पहले से ही न्यायिक कार्रवाई के सीधे प्रसारण की अनुमति है। स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत का उच्चतम न्यायालय वाद 2018 में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक कार्रवाई के सीधे प्रसारण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। न्यायालय के अनुसार लाइव स्ट्रीमिंग की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय प्राप्त करने के अधिकार का एक हिस्सा है। अदालती कार्रवाई का प्रकाशन अनुच्छेद 129 का एक पहलू है, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पत्रकार, युवा अधिवक्ता, नागरिक समाज के कार्यकर्ता और शिक्षाविद सभी लाइव स्ट्रीमिंग से लाभान्वित होंगे, लेकिन इससे संबंधित कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे अवांछित सार्वजनिक अवलोकन न्यायाधीशों को लोक प्रचलित जनमत के अधीन कर सकता है। अदालती कार्रवाई को समझने के लिए तार्किक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसका सामान्य जन के पास अभाव होता है। इसकी वजह से अनुत्तरदायी वाद विवाद को बढ़ावा मिल सकता है। ये उत्तरदायी पत्रकारिता के माध्यम को समाप्त कर सकता है। इसके अलावा गोपनीयता से संबंधित चिंताएं भी मौजूद हैं। न्यायपालिका को अधिक कुशल और सुगम बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर रहा है, जैसे सुपेस। न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय का पोर्टल यानी सुप्रीम कोर्ट्स पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी सुपेस, ये एक ऐसा उपकरण है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्रित करता है और उन्हें एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है। और दूसरा है सुवास, ये उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुवाद उपकरण है। अगली खबर किसानों से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। ये पीएम किसान योजना के तहत भुगतान की 8वीं किस्त है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एक ही किस्त में भुगतान की गई सबसे अधिक राशि है। ये पहली बार है जब पश्चिम बंगाल के किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा। पीएम किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लघु और सीमांत किसानों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए आरंभ की गई है। ये केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को एक वर्ष में 3 समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 6,000 रुपए आवंटित किए जाते हैं। योजना के लिए परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग संतान है। ये भूमि जोत के आकार को देखे बिना सभी पात्र परिवारों तक विस्तारित है। लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान का उत्तरदायित्व राज्य या संघ शासित प्रदेशों की सरकारों पर है। पीएम किसान के अपवर्जन में संस्थागत भूस्वामी, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रम एवं सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी आदि शामिल हैं। नासा के ओसिरिस रेक्स ने क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी पर वापस आने के लिए 2 वर्ष की लंबी यात्रा की। ओसिरिस रेक्स द ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलित एक्सप्लोरर यानी ओसिरिस रेक्स पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह का पर्यवेक्षण करने वाला नासा का पहला मिशन है। अक्टूबर 2020 में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह बेनु से धूल और कंकड़ के नमूने एकत्र किए थे। क्षुद्र ग्रह ऐसे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे 4.6 अरब वर्ष पहले निर्मित सौर मंडल के अवशेष हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रहों से बहुत अधिक छोटे होते हैं। आइए अब जानते हैं इस मिशन का महत्व। बेनु एक बी प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, यानी एक महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन और कई अन्य खनिज धारित करता है।
इसलिए ये इस पर आपतित होने वाले प्रकाश का केवल 4% ही परावर्तित करता है, जबकि पृथ्वी लगभग 30% परावर्तित करती है। ये सौरमंडल के निर्माण के शुरुआती 10 मिलियन वर्षों में निर्मित हुआ था और अरबों वर्षों के दौरान इसमें अधिक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि इसकी सतह के नीचे सौरमंडल की उत्पत्ति के समय के रसायन और चट्टानें मौजूद हैं। इस प्रकार बेनू के अध्ययन से वैज्ञानिकों को सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक संपन्न। हाल ही में ब्रिक्स EWG की प्रथम बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम के मुद्दों पर बहुमूल्य हस्तक्षेप और सुझाव प्रदान किए। ब्रिक्स का छोटा नाम, जो कि ब्रिक है, इसे वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स द्वारा उभरती हुई शक्तियों या अर्थव्यवस्थाओं को इंगित करने के लिए उल्लेखित किया गया था। भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। ब्रिक्स की स्थापना के बाद से भारत ने तीसरी बार अध्यक्षता ग्रहण की है, पहली बार वर्ष 2012 में और दूसरी बार वर्ष 2016 में। ग्लोबल कोवैक्स अलायंस। हाल ही में पंजाब मंत्रिमंडल ने ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने का निर्णय किया है। वैक्सीन की कमी के कारण ऐसा करने वाला पंजाब प्रथम भारतीय राज्य है। कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस का संक्षिप्त रूप है। ये एक विश्वव्यापी पहल है जो कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, सेपी, गावी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सह नेतृत्व में प्रमुख आपूर्तिकर्ता भागीदार यूनिसेफ के साथ साथ आरंभ की गई है। ये कोविड परीक्षण, उपचार और टीकों तक समान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का समन्वय करता है। आयरन डोम हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली। इजराइल के इस एडीएस ने गाजा के क्षेत्र से आए हमास के एक मानव रहित विमान का अवरोधन किया था। ये एक बहु मिशन प्रणाली है जो 70 किलोमीटर तक की परास में रॉकेट, तोप, मोर्टार और सटीक निर्देशित युद्धास्त्र जैसे अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी वीशोराड, विमान, हेलीकॉप्टर और यूएवी को अवरोधित करने में सक्षम है। ये प्रत्येक मौसम में कार्य करने में सक्षम प्रणाली है और एक साथ कई लक्ष्यों को लक्षित कर सकती है। इसे भूमि और समुद्र पर तैनात किया जा सकता है। स्वामी कोष। वित्त मंत्रालय के किफायती और मध्यम आय वर्गीय आवास के लिए विशेष विंडो यानी स्वामी कोष ने अपनी प्रथम आवासीय परियोजना पूर्ण कर ली है। स्वामी वर्ष 2019 में केंद्र ने अपूर्ण परियोजनाओं की समस्या का सामना कर रहे डेवलपर्स द्वारा खरीदारों को घरों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्वामी निवेश कोष की स्थापना की घोषणा की थी। इस कोष ने अब तक 72 परियोजनाओं को अपनी अंतिम स्वीकृति प्रदान की है। ये कोष किसी अन्य वित्त के स्रोत पर निर्भर हुए बिना निर्माण परियोजनाओं को पूर्ण करके घर खरीदारों और डेवलपर्स के मध्य विश्वास के सृजन में वृद्धि कर रहा है। लाल कान वाला स्लाइडर कछुआ और भारतीय पेंगोलिन। लाल कान वाला स्लाइडर कछुआ यानी टर्टल, इसे टेरेपिन भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकी नस्ल का कछुआ है। ये व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में पाया जाता है। ये पालतू जानवरों के रूप में प्रसिद्ध है और तेजी से भारत सहित विश्व के कई हिस्सों में आक्रामक प्रजाति बन रहे हैं। इसमें भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल है। यहाँ 29 सुभेद्य मीठे पानी के टर्टल और टॉर्टस की देशज भारतीय प्रजातियों में से 21 अधिवासित हैं। और दूसरा है भारतीय पेंगोलिन। भारतीय पेंगोलिन, जिसे मैनिस क्रेसिकोडाटा भी कहा जाता है, पेंगोलिन की एक देशज भारतीय प्रजाति है। ये IUCN की रेड डेटा सूची में एक एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में शामिल है। ये मोटी शल्कदार त्वचा वाला एक बड़ा चींटीखोर है यानी आंट ईटर है। कुल मिलाकर पृथ्वी पर पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं जो 2 महाद्वीपों में पाई जाती हैं, अफ्रीका में 4 और एशिया में अन्य 4। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान योजना साथी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने साथी नामक एक योजना शुरू की है। DST अगले 4 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5 साथी केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।
वर्तमान में ऐसे 3 केंद्र हैं, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और BHU वाराणसी में ये पहले से मौजूद है। ये उच्च अंत विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान करेंगे। इस प्रकार ये दोहराव और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करेंगे। इसका उद्देश्य उच्चतम स्तर की दक्षता, पहुंच और पारदर्शिता के साथ पेशेवर रूप से प्रबंधित सेवाएं प्रदान करना है। आइए अब आपको बताते हैं सुर्खियों में रही जनजातियों के बारे में। ओडिशा में विशेष रूप से सुभेद्य जनजाति समूहों PVTGs में आने वाली डोंगरिया कोंड और बोंडा जनजाति में कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। डोंगरिया कोंड ओडिशा में रायगढ़ जिले की नियमगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। इनकी भाषा कुई अलिपिबद्ध है। बोंडा जनजाति अपनी एकांत जीवन शैली के लिए जानी जाती है, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के संगम के पास ओडिशा के मलकानगिरी के ऊंचे इलाकों में रहती है। ये मुंडा निर्जातीय समूह से संबंधित हैं। आर्यन घाटी में दर्द, ये लद्दाख में एक बौद्ध आदिवासी समूह है। दर्द आर्यन लोग लेह और कारगिल जिलों के धा, हनु, बीमा, दारचिक और गरकोन गांव में निवास करते हैं। 5 गांवों को एक साथ आर्यन घाटी कहा जाता है। उनकी संस्कृति आर्य संस्कृति है। दर्द आर्यन अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है। बसव जयंती, ये एक हिंदू त्योहार है जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लिंगायतों द्वारा भगवान बसवन्ना के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भगवान बसवन्ना 12वीं शताब्दी के कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। कई कार्यों का श्रेय बसवन्ना को दिया जाता है, जैसे वचन, शत स्थल वचन, काल ज्ञान वचन, मंत्र गोप, घटना चक्र वचन और राजयोग वचन। उन्होंने अनुभव मंटप की स्थापना की, जो सामान्य मानवीय मूल्यों और नैतिकता पर विचारों के स्रोत के रूप में कार्य करने वाली संस्था है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।